Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom. Myself Surya Prakash Rangi, your physical chemistry teacher. तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बोर मॉडल को थोड़ा सा स्टडी किया था, वहां से रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट और एटम के अंदर एनर्जी कैसे निकालते हैं वो हमने कैलकुलेट किया था, राइट। तो लास्ट हमने जो देखा था उसको ही थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि जो रेडियस हमने निकाला था, रेडियस कितना निकाला था 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी जो हमने निकाला था इलेक्ट्रॉन का बोर ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना था 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। और हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी निकाला था, टोटल एनर्जी कितना था -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर टोटल एनर्जी माइनस में है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है। इनफाइनाइट पर टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, राइट। रिलेशन भी बताया था, टोटल एनर्जी क्या था यहाँ पे -kZe स्क्वायर अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी क्या था -kZe स्क्वायर अपॉन r एंड काइनेटिक एनर्जी क्या था kZe स्क्वायर अपॉन 2r, राइट। तो यहां से हम इनके बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में रिलेशन क्या होगा। सो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन देख लें तो टोटल एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा, कितना है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होगा कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, राइट। तो ये रिलेशन हमने लास्ट में निकाले थे। इतना क्लियर था सभी को। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें -13.6, जो एनर्जी है टोटल एनर्जी कितना है -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो z का और n का वैल्यू पुट कर दें तो फर्स्ट शेल का एनर्जी कितना होगा -13.6 हाइड्रोजन के लिए है तो 1 स्क्वायर, n का वैल्यू 1 तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल के लिए बात करें E2 कितना होगा -13.6, z कितना 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो आएगा ये डिवाइड करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल की बात करें तो कितना होगा -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फोर्थ शेल की बात करें तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा -13.6 इंटू 1 अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू -13.6 अपॉन, इसको 16 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है -13.6 अपॉन 9 और ये -13.6 अपॉन 4, तो -3.4 -1.51 और -13.6 अपॉन 16, इसका वैल्यू कितना होगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी आपको वैसे वैल्यू पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें कि यहाँ पर हाइड्रोजन के डिफरेंट एनर्जी लेवल में उसका एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इक्वल टू 2 सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इक्वल टू 3 थर्ड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इक्वल टू 4 फोर्थ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैसे ही n इक्वल टू इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी हमने एनर्जी निकाली है इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट शेल में एनर्जी कितना है हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड शेल के लिए कितना होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड शेल के लिए कितना होगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ शेल के लिए कितना होगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। इसको आप क्या लिख सकते हैं -13.6 अपॉन 4 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं -13.6 अपॉन 9 भी लिख सकते हैं, और इसे कितना लिखा जा सकता है -13.6 अपॉन 16 भी लिखा जा सकता है। क्लियर। -13.6 को हम यहाँ पे अगर E0 कंसिडर कर लें, E0 तो ये कितना होगा E0 बाय 4, ये कितना होगा E0 बाय 9, और ये कितना होगा, या यहाँ पे हम केवल 13.6 को E0 कंसिडर करें
तो ये कितना होगा माइनस ई नॉट, सेकंड शेल का कितना होगा माइनस ई नॉट बाय 4, थर्ड शेल का कितना होगा माइनस ई नॉट बाय 9 और फोर्थ शेल का कितना होगा माइनस ई नॉट बाय 16। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। नेगेटिव वाला वैल्यू कम हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट शेल से आपको बोला था यहाँ पे बोर्ड थ्योरी में कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में माइग्रेट करता है या जंप करता है तो वहां पे जो भी एनर्जी डिफरेंस होता है उसके बराबर का एनर्जी वहां पर उसको देना पड़ता है या लेना पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से, हायर एनर्जी लेवल में इसके ऊपर वाले जो भी एनर्जी लेवल है वो फर्स्ट शेल के लिए हायर एनर्जी लेवल हो गए, सेकंड के ऊपर जो भी एनर्जी लेवल है वो सेकंड के लिए हायर एनर्जी लेवल होगा, थर्ड के ऊपर जो भी एनर्जी लेवल होगा वो थर्ड शेल के लिए हायर एनर्जी लेवल होगा, राइट। तो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है या लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है, एनर्जी का एमिशन करता है, एनर्जी को लूज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में रहना है तो उसके पास एनर्जी कितना होना चाहिए, माइनस 1.51। अगर वो थर्ड शेल से सेकंड शेल में आना चाहता है तो उसके पास एनर्जी कितना होगा, माइनस 3.4। तो माइनस 1.51 का वैल्यू बड़ा है, माइनस 3.4 का वैल्यू छोटा है, तो जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर का एनर्जी एमिट करेगा। यहाँ पर उसके पास एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पर रुकने के लिए, राइट। अब इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट पर हमने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सभी क्या होता है, जीरो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो इनफाइनाइट पे कितना है, जीरो, ग्राउंड पे कितना है, माइनस 13.6। तो यानी वो कितना एनर्जी का एमिशन कर देगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिन दो एनर्जी लेवल के बीच में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है उनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 2 में गया तो यहाँ पे एनर्जी कम थी, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग ही देखना है। यहाँ पर एनर्जी कम थी, यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से सेकंड शेल में जाएगा तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर का एनर्जी उसको देना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस का बराबर का एनर्जी उसको देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में माइग्रेट कर रहा है, 1 से अगर 2 में जा रहा है तो यहाँ पे जो एनर्जी देना पड़ेगा डेल्टा ई, वो कितना देना पड़ेगा, दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, माइनस 3.4 माइनस 13.6 तो कितना होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतना एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, सेकंड स्टेट में चला जाएगा, राइट। ये एग्जैक्ट वैल्यू इतना ही देना पड़ेगा, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पर भेजना है तो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, माइनस 13.6, इनफाइनाइट पे कितना है, यहाँ पर 0, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा ई, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लोअर से हायर में जाने के लिए आपको देना पड़ेगा। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट कि जो यहाँ पे सबसे लोअर एनर्जी लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी एटम में सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल यानी n=1, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड डेफिनेशन लिखिएगा, द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। तो n का वैल्यू कितना होगा, 1। तो अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम, E1 कितना होगा, एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट E1 कितना होगा, माइनस 13.6 Z² अपॉन n² यानी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर यही हम यहाँ पे हीलियम He+ आयन के लिए बात करें, राइट, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होगा, माइनस 13.6, Z² कितना है, यहाँ पर Z का वैल्यू कितना है 2², n का वैल्यू 1, बिकॉज हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे यही बात हम Li2+ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज Li2+ के लिए करें तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होगा, माइनस 13.6 इंटू Z² 3² अपॉन n² 1² माइनस 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, सबसे जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट बात करें एक्साइटेड स्टेट।
ग्राउंड स्टेट के ऊपर का जो भी एनर्जी लेवल होगा, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले को क्या बोला, इसको, इसे हमने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट, राइट। तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर का जो भी हो जाएगा वो सब क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाले जो भी एनर्जी लेवल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो ये फर्स्ट के अलावा जो भी स्टेट होंगे वो सब क्या है, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेशन स्टेट के बेसिस पे वहां पे नेमिंग रहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाले स्टेट में भेजा, यानी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 में भेज रहे हैं, राइट। तो जो n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 2, ये आप किस में लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में, राइट। तो n इक्वल टू 2 यानी जब ग्राउंड स्टेट में था उससे आपने फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उससे जस्ट ऊपर वाले एनर्जी लेवल में भेजा, तो इसे बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करके सेकंड स्टेट में भेज दिया तो इसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट, या सेकेंड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ हो या सेकेंड स्टेट लिखा हुआ हो, एक ही बात है, राइट। तो n इक्वल टू 2 को आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड स्टेट को आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n इक्वल टू 3 है तो उसे आप क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट टाइम एक्साइट करने पे 2 पे आया, अगर हम इसको फर्दर एक्साइट कर दें तो कहां चला जाएगा, 3 में। तो ये 2 बार एक्साइटेशन इसका हमें करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, n इक्वल टू 3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट, यानी थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट को आप क्या बोल सकते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। n इक्वल टू 4 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 में आया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 में आया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और अगर 4 में आएगा तो वो क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, nth एक्साइटेड स्टेट प्लस 1। जो भी एक्साइटेड स्टेट है उसमें 1 का एडिशन कर दी तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपने 1 एडिशन किया तो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, यानी ये कौन से स्टेट की बात करें, सेकंड स्टेट की। अगर आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट गिवन है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड में 2 में 1 का एडिशन कर दें तो कौन से स्टेट की बात करें, थर्ड स्टेट की। अगर आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट गिवन है तो आप क्या करेंगे, उसमें 1 का एडिशन कर देंगे, मींस कौन से ऑर्बिट की बात की जा रही है, फोर्थ ऑर्बिट की बात की जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये सारा आप नोट कीजिएगा जितना भी लिखा हुआ है। एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी एटम आपके पास है उसको हमें आयोनाइज करना है, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है उसको इनफाइनाइट पे भेजने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट तक भेजने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना था, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करें -13.6, उसको कहां पे भेजना है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे एनर्जी कितना है, 0। यहाँ पे -13.6 था, यहाँ पे कितना है, 0। तो इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, +13.6। तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में होता है, अगर उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एनर्जी दे दी जाए तो उसका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पे वही एनर्जी क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम बात करें 4 हाइड्रोजन एटम, E1 कितना है, फर्स्ट स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हैं। तो इसमें +13.6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएगा, एटम से बाहर, राइट। टोटल एनर्जी 0 होने का मींस इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो गया, न्यूक्लियस के कोई कांटेक्ट में नहीं है, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो चुका है, राइट। अगर हम बात करें 4 He+ आयन, फर्स्ट स्टेट का एनर्जी कितना था He+ में, अभी हमने निकाला है -54.4
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 4 He प्लस आयन, तो ये फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर इनफाइनाइट पे भेजना है यानी उसका टोटल एनर्जी जीरो करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड बात करें, 4 Li2 प्लस आयन, फर्स्ट स्टेट में उसका एनर्जी कितना है आप निकाल सकते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी 4 Li2 प्लस कितना होगा, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में होता है उतना ही पॉजिटिव वैल्यू अगर उसको दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला जाएगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा कि देखिएगा, आपको इनिशियली हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे अगर हम वी पोटेंशियल लगाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज जिस पर कोई क्यू चार्ज है उस पर वी पोटेंशियल लगाया तो उसका एनर्जी क्या होगा, क्यू वी हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पे हमने वी पोटेंशियल अप्लाई किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ईवी हो जाएगा। अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो 2 ईवी हो जाएगा। अगर 3 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो 3 ईवी हो जाएगा। अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो 10 ईवी हो जाएगा। और अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो 13.6 ईवी हो जाएगा। तो ये जो बता रहे हैं 10 EV, 13.6 EV, EV, 2 EV, 5 EV, ये सब क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज में लिया है कि हम किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना एनर्जी, कितना पोटेंशियल अप्लाई करें, फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करें कि उसका एनर्जी उसका एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, राइट। तो potential applied on a free electron so that its total energy becomes equal to ionization energy of atom is known as ionization potential। तो अभी हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, 13.6। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए कि इसका एनर्जी 13.6 ईवी हो जाए। अभी आपको बता रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ईवी के बराबर। अगर आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ईवी। अगर 2 वोल्ट का किया तो 2 ईवी, 3 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया तो 3 ईवी, 4 वोल्ट का लगाया तो 4 ईवी, 10 वोल्ट का लगाया तो 10 ईवी, 13.6 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 13.6 ईवी। तो मींस यहाँ पे अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम बात करें तो ये कितना होगा, 13.6 वोल्ट। तो इतना वोल्ट का पोटेंशियल अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगाया जाता है तो उसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। क्लियर। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ He प्लस आयन कितना होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, 54.4 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल लगाएं, 54.4 वोल्ट का। तो अगर इतना पोटेंशियल लगाते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 54.4 ईवी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Li2 प्लस आयन, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, 122.4। तो इतना एनर्जी लेने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल आपको लगाना चाहिए, 122.4 वोल्ट का पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताना है तो आयोनाइजेशन में से एनर्जी में से ई हटा दो, तो इसमें से ई हटा दिया तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसमें ई लगा दो। यहाँ पे 13.6 ईवी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना पोटेंशियल लगा रहे हैं उसमें ई ऐड कर दो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो, यानी इनिशियली उसका एनर्जी क्या हो, जीरो हो। क्लियर। तो ये मिला आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा,
कि आपने देखा यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट के अलावा जो भी एनर्जी लेवल है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट, राइट। सो एक्साइटेड स्टेट क्या होगा यहाँ पे, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट है, सभी एक्साइटेड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में भेजना है, अपर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल में भेजना है, तो जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्साइटेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी लेवल में भेजने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन लिखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी अदर एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरी एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर। अब देखें यहाँ पे, सपोज हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे सेकंड स्टेट में भेजना चाह रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन सी स्टेट में भेजा आपने, सेकंड स्टेट में, बट पहली बार एक्साइट हुआ, तो ये क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट। यानी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड में स्टेट में भेजने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट, या फिर और क्या बोला जा सकता है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेट है उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी तो बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे बताया था कि जो सेकंड स्टेट है उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी लगेगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकंड स्टेट, या बोल दिया जाए एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक ही बात होगी। अब और क्या बोल सकते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम एक्साइट किया, फर्स्ट टाइम एक्साइट किया, तो इसको ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तीनों का मीनिंग एक ही है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेट में भेजना था ग्राउंड स्टेट से, या फिर एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, या हमने फर्स्ट टाइम एक्साइट किया तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तीनों यहाँ पे वर्डिंग का मीनिंग एक ही है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में भेजने में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, उनके डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पे एनर्जी कितना है, -13.6, यहाँ पे एनर्जी कितना है, -3.4, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है, 10.2। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। अगर आपसे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बोले तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मीन सेकंड टाइम एक्साइट किया, तो यहां से यहां पे भेजा तो फर्स्ट टाइम एक्साइटेशन हुआ, फिर यहां से यहां पर, फिर उसके बाद यहां पर भेज दिया तो दो बार एक्साइटेशन हो चुका है, यानी वो दो स्टेट ऊपर चला गया, राइट। तो ये क्या होगा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, या एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट, या एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। तो जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा, यहाँ पे कितना एनर्जी है, -13.6, यहाँ पे एनर्जी कितना है, -1.51, तो इन दोनों के बीच का जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा वही क्या होगा यहाँ पर, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। ठीक है। अब ये बिकॉज आपको देनी पड़ रही है एनर्जी, आपको देनी पड़ रही है, तो वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ये आपको देनी पड़ रही है ना, राइट। तो ये क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो आप आगे समझेंगे कि एंडोथर्मिक क्या होता है, ये एनर्जी आपको यहां पर देनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट 6 बात करते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, होपफुली आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आया होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर जिसका एनर्जी इनिशियली 0 है उस पे इतना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए कि उसका टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर। ठीक है, वैसे ही यहां पर सेम वर्ड है कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पर इतना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए कि उसका एनर्जी किसके बराबर हो जाए, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर। समझ पा रहे कि फ्री इलेक्ट्रॉन पर इतना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए कि उसका टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाए, उसके एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे एनर्जी से पोटेंशियल बताना है तो जितना एनर्जी उसमें से ई हटा दो,
यहां से ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्टेट। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकंड स्टेट मींस इलेक्ट्रॉन को सेकंड स्टेट में भेजना है, तो इलेक्ट्रॉन को सेकंड स्टेट में भेजने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए कि उसका एनर्जी 10.2 eV हो जाए, कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा 10.2 वोल्ट, राइट। और क्या बोल सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल या फिर एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सब क्या होंगे 10.2 वोल्ट के बराबर। ये किसके लिए हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, वैसे आप हीलियम के लिए भी पूछा जा सकता है, लिथियम के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका मीनिंग एक ही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट डेफिनेशन। सेपरेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी टर्म समझ में आया। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पे ले जाओ इनफाइनाइट मींस एटम से बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ग्राउंड स्टेट के अलावा इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरी स्टेट में प्रेजेंट है यानी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी स्टेट में प्रेजेंट है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे लेके जाना है यानी एटम से बाहर निकालना है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन सपोज हाइड्रोजन में सेकंड स्टेट में है तो सेकंड स्टेट के लिए सेपरेशन एनर्जी कितना होगा, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का है उतना ही पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पे सेपरेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट टू इनफाइनाइट, राइट। तो यहाँ पर सेपरेशन एनर्जी कितना होगा फॉर सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा यहाँ पे 3.4 वोल्ट। तो जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट में है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेपरेशन एनर्जी, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकालना है तो जितना एनर्जी उसकी पर्टिकुलर स्टेट में है उतना ही वैल्यू पॉजिटिव में आपको देना है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में -13.6 था तो इतना ही पॉजिटिव वैल्यू दिया तो वो एटम से बाहर निकला, यहाँ पे जितना था उतना ही पॉजिटिव वैल्यू दिया तो वो एटम से बाहर निकला, यहाँ पे जितना होगा उतना ही पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वो एटम से बाहर निकल जाएगा। बट डिफरेंस क्या है, अगर वो ग्राउंड स्टेट है तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं और अगर वो ग्राउंड स्टेट नहीं है तो उसको बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी वर्ड यूज में ले रहे हैं, क्लियर है। गिवन आपको व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n शेल ऑफ Be3+ आयन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n शेल ऑफ Be3+। तो Be3+ के n शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, राइट। तो रिलेशन आपको पता है कि टोटल एनर्जी कितना होता है -kZe²/2r या फिर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है -kZe²/r या फिर कितना हो जाएगा ये इसका हाफ, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा टोटल एनर्जी का डबल 2 इंटू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको एन शेल की बात की है तो KLMN ये शेल नंबर होता है, ये आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। तो K को ऑर्बिट नंबर क्या होता है 1, L के लिए ऑर्बिट नंबर 2, M के लिए ऑर्बिट नंबर 3, N के लिए ऑर्बिट नंबर 4। मींस कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड ऑर्बिट की बात, सॉरी फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो N का वैल्यू कितना है 4। बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, तो कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू -13.6 इंटू 4² तो ये कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 2 मीन्स कितना
27 माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस आयन। आपको गिवन है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2 प्लस आयन। तो Li2 प्लस आयन के सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपको बताना है। तो आपको बताया है यहाँ पे कि अगर n इक्वल टू 1 है तो उसको आप ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उसके अलावा जो भी एनर्जी लेवल है उसे क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, देन फिर सेकंड वाला सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है, राइट। ये क्या होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आपको ऑर्बिट नंबर बताना है तो nth एक्साइटेड स्टेट में 1 का एडिशन कर दो। कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड। 1 का एडिशन किया तो यहाँ पे क्या होगा, n3 होगा। तो मींस कौन से शेल की बात की जा रही है, थर्ड शेल की बात की जा रही है। तो लिथियम आयन के Li3 प्लस के थर्ड शेल में आपको बताना है, सॉरी Li2 प्लस के थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा वो आपको बताना है। तो एनर्जी आप कैसे निकालते हैं, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो -13.6, Z का वैल्यू कितना है लिथियम के लिए 3, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटॉमिक नंबर में कोई वेरिएशन नहीं आता है। अपॉन n का वैल्यू कितना है 3², तो ये कितना होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट गिवन है आपको, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल। अगर इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दें तो रेडियस क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की। क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बताना है तो n का वैल्यू क्या है 1 आपको दे रखा है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पे अगर आपको रेडियस निकालना था तो उसके लिए आपने फॉर्मूला क्या निकाला था। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, n² अपॉन 4π² mk/Ze²। तो इसके मेन फॉर्मूला में मास आ रहा है तो ये मास किसका लिया था हमने, इलेक्ट्रॉन का। अगर ये मास डबल कर दें तो रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे n²h² अपॉन 4π² इंटू 2m इंटू kZe²। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको पूरे को कॉमन ले लें तो r डैश क्या हो जाएगा, इनिशियल r का हाफ हो जाएगा। तो अगर हमने यहां पर मास को डबल कर दिया इलेक्ट्रॉन के तो रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्बिट की हाफ हो जाएगी। ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नाउ इनिशियली रेडियस क्या था 0.529 n² अपॉन z। n का वैल्यू 1 है, z का वैल्यू 1 है। हाइड्रोजन एटम के लिए बात की जा रही है तो रेडियस कितना होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये कब, जब आपने m मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की थी। अब मास 2m हो गया तो r डैश क्या होगा r/2 यानी 0.529/2 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मास डबल कर देंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाफ हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन है आपको कैलकुलेट सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, पहले तो एक्साइटेशन एनर्जी आपको बताएगी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना है, यानी हायर एनर्जी लेवल में भेजना है। वही क्या है यहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये किसके लिए है, He प्लस आयन के लिए। तो ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट, सॉरी सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट। तो n = 1 फॉर फर्स्ट स्टेट, n = 2 फॉर सेकंड स्टेट, n = 3 फॉर थर्ड स्टेट, n = 4 फॉर फोर्थ स्टेट। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आपको बोला है सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ He प्लस आयन। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्साइट किया तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड टाइम एक्साइट किया तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन को आपको 1 से कहां भेजना है, 3 में भेजना है। तो 1 से 3 में भेजने के लिए कितना एनर्जी का वहां पे रिक्वायरमेंट होगा वो आपको पूछा जा रहा है। यही तो क्या होगा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। क्लियर। तो ग्राउंड स्टेट से जिस भी हायर एनर्जी लेवल में भेजा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो 1 से आपको 3 में भेजा तो आपको फर्स्ट एक्साइटेशन, और ये यहाँ पे फिर 1 से 3 में गया तो उसको क्या बोला, सेकंड एक्साइटेशन, राइट। तो यहाँ पर ये वाली फर्स्ट एक्साइटेशन है, ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है, और ये थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी नहीं पूछा आपसे, सेकंड पूछा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन को 1 से 3 में भेजा है। तो आपको पता है कि बोर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में भेजना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है,
उनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो यहाँ पर कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, फर्स्ट और 3 के डिफरेंस के बराबर, E3 माइनस E1। क्लियर। तो यहाँ पे एनर्जी आप कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकाला जाता है, -13.6 Z² अपॉन n²। तो यहाँ से एनर्जी डिफरेंस देख लीजिए, डेल्टा E क्या होगा, -13.6, Z कितना है यहाँ पे हीलियम के लिए 2² अपॉन n क्या है यहाँ पे, n थर्ड स्टेट के लिए बात की है तो 3² माइनस -13.6 Z² यानी 2² अपॉन 1²। राइट। तो ये एनर्जी डिफरेंस आपके पास होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट में भेज सकते हैं। तो देख लीजिए डेल्टा E विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू 4/9 माइनस -13.6 इंटू 4। राइट। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इसको आगे ले लें तो डेल्टा E कितना हो जाएगा यहाँ पे 13.6 इंटू 4, दोनों में से कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/9, तो कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 4 इंटू 8/9, कितना हो जाएगा 13.6 इंटू 32/9। तो आंसर आपको मिल जाएगा कितना 48.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्लियर। चलिए गिवन है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एक्सएम्पल कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आइडेंटिफाई द सैंपल। सेकेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सैंपल। थर्ड, energy of a photon required to move an electron from second state to third excited state, and fourth, wavelength of emitted photon when electron fall from first excited state to ground state। ठीक है, 4 पार्ट है क्वेश्चन में, चारों आपको सोल्व करने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और होपफुली अब आप इसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए होपफुली आपने सोल्व किया होगा। गिवन है आपको बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मींस क्या होता है, ग्राउंड स्टेट के अलावा इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्टेट में प्रेजेंट है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वही क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको गिवन है 13.6। राइट। तो ये जो 13.6 है वो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी है नेगेटिव में। राइट। अगर हमें हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है, -13.6। तो हमने +13.6 दिया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, -13.6 रहा होगा, तभी तो +13.6 उसको देना पड़ा बाहर निकालने के लिए। राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना है यहाँ पे, बाइंडिंग एनर्जी आपको गिवन है 13.6। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन सा स्टेट है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड स्टेट मीन एन का वैल्यू क्या हो गया, थर्ड स्टेट की बात की जा रही है। तो थर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहा होगा, -13.6। तो एनर्जी आप क्या लेते हैं, थर्ड स्टेट का एनर्जी कितना होगा, -13.6 Z² अपॉन n² के अकॉर्डिंग ये कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको गिवन है। राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए, -13.6, Z का वैल्यू कितना वो आपको बताना है, n का वैल्यू कौन सा ऑर्बिट है यहाँ पे, थर्ड ऑर्बिट, 3² इक्वल टू -13.6। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Z² इक्वल टू 3², तो Z का वैल्यू क्या होगा 3। मीन ये कौन सा एटम है, लिथियम Li2+। क्लियर। अब आपको यहाँ पे Z का वैल्यू पता लग गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप इजिली निकाल सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी स्टेट के लिए होती है, फर्स्ट स्टेट के लिए, -13.6 Z² अपॉन n²। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए n का वैल्यू कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा -13.6, Z का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3² अपॉन 1², तो हो जाएगा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको गिवन है, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो देखिएगा यहाँ पर इसका थर्ड पोर्शन, तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो आपको कहां से कहां भेजना है, सेकंड स्टेट। तो सेकंड स्टेट ये है से थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस n का वैल्यू क्या होगा, nth एक्साइटेड स्टेट +1 यानी थर्ड +1 यानी 4। तो सेकंड से कहां भेजना है आपको 4 में। तो अगर सेकंड से 4 में भेजना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो डेल्टा E कितना रिक्वायर्ड होगा आपको एनर्जी डिफरेंस, E4 माइनस E1 के बराबर। राइट। तो E4 कितना होगा -13.6, Z का वैल्यू कितना है 3² अपॉन n का वैल्यू कितना है 4² माइनस
माइनस 13.6, z का वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर अपॉन कौन सा स्टेट है, कौन से स्टेट से भेजना है 2 से, 2 स्क्वायर, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव को पीछे ले आए तो कितना होगा, डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 इंटू 9/4 माइनस 13.6 इंटू 9/16, डिफरेंस लीजिएगा आपको मिल जाएगा अप्रोक्स 22.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सेकंड स्टेट से फोर्थ स्टेट में Li2+ में भेजने के लिए रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ आपको गिवन है, फोर्थ पॉइंट बताना है, वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। अब अगेन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 1, ये ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो यहां से फर्स्ट टाइम एक्साइट हुआ तो ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 से 1 में आ रहा है। तो अगर 2 से 1 में आ रहा होगा तो भी क्या कर रहा होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर का एनर्जी यहाँ पर लूज कर रहा होगा। तो डेल्टा ई कितना लूज होगा, डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या निकलेगा। तो पहले हम क्या करें, एनर्जी डिफरेंस देख लें, एनर्जी डिफरेंस कितना है। अगर एनर्जी डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल गया तो एनर्जी डिफरेंस अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एनर्जी इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, वहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकली थी। अब अगर एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो आप वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा ई सेकंड स्टेट के लिए माइनस 13.6, z क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 13.6, z कितना है यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर का एनर्जी यहाँ पर लूज हो रहा होगा। तो कितना होगा 13.6 इंटू 9 माइनस 13.6 इंटू 9/4। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का एनर्जी यहाँ पर लूज हो रहा होगा। अब आपको बताया था एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से जो एनर्जी निकली थी वो किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपके पास एनर्जी है, वेवलेंथ पूछा गया है, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम क्या होगा 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 12400 अपॉन 91.8। तो ये मिल जाएगा आपको अप्रोक्स, अगर 100 में मान ले 90 मान ले तो ये कितना है यहाँ पे 135 एंगस्ट्रॉम के अप्रोक्स वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको an electron in an atom undergo transition in such a way that its kinetic energy changes from x to x/4, then calculate change in potential energy of electron। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी आपको चेंज बताना है, आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो आपको अभी रिलेशन बता चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, उससे ही आपको सोल्व करना है। फिर भी हम देख लें यहाँ पे, वापस से आपको रिमाइंड कराएंगे टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। इसको ही सोल्व करते तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन r। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में अगर रिलेशन पता है तो आप इजीली यहां से बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, या बोल दें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी x से x/4 जा रहा है। तो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी x था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मींस -2 ऑफ x। समझ पा रहे हैं। देन यहां से x से कहां पे गया काइनेटिक एनर्जी, x/4 तक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मींस -2 टाइम्स ऑफ x/4 मींस -x/2। तो काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2x से कहां पे चला गया, माइनस x/2 पर चला गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा पीई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल कितना है, माइनस x/2 माइनस इनिशियल कितना था, माइनस 2x, तो कितना होगा 2x माइनस x/2 मीन्स 3x/2। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2x से x चली गई है, माइनस x/2 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हो गया है 3x/2 से। अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पास आ रहा होगा या दूर जा रहा होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, ये भी आप सोच सकते हैं। यस, आपको बता था कि जितना क्लोज आता है कि जैसे जैसे रेडियस कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे बढ़नी चाहिए, बट नेगेटिव साइन की वजह से क्या होती है, डिक्रीज होती है। कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, इंक्रीज हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या जा रहा होगा, दूर जा रहा होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल is 15 volt. First excitation potential of hydrogen like sample is 15 volt. Then find ionization energy and second excitation potential of sample. ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश करिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, बिल्कुल इजी है। चलिए देखते हैं। गिवन है आपको फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन लाइक सैंपल। हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, हाइड्रोजन का नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन लाइक सैंपल का मींस क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल दे रखा है। अच्छा, आपको बोला था कि अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो वहां से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या मीनिंग होगा, पहले ये समझ लें। यहाँ पे सपोज n = 1, n = 2, n = 3 है। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या था कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन पे इतना पोटेंशियल लगाएं कि उसका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाए, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। समझ पा रहे कि हमने एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन था कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन पे इतना पोटेंशियल लगा दें कि पोटेंशियल लगाने के बाद जो उसके पास एनर्जी बन रही है या एनर्जी जो उसको मिल रही है वो एनर्जी किसके बराबर हो जाए, उस इलेक्ट्रॉन के पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मींस क्या है, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट टाइम एक्साइट करना है। फर्स्ट टाइम एक्साइट करना है तो ग्राउंड स्टेट से कहां भेजना है, सेकंड स्टेट में, राइट। तो अगर एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट है तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में भेजने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, E2 - E1 डेल्टा ई यानी E2 - E1 कितना है, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतना वाला क्लियर है, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अब हम E1 की बात करें, E1 कितना होगा, -13.6 Z²/1², बिकॉज फर्स्ट शेल की बात करें। E2 कितना होगा, यहाँ पर -13.6 Z²/2², ठीक है। अब क्या यहाँ पर आपको कहीं पर भी एटॉमिक नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, नहीं है। एटॉमिक नंबर आपको पता नहीं है तो आप अगर इसको एज सच पुट कर देंगे तो वहां से एटॉमिक नंबर का इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको क्या करें, यहाँ पर -13.6 Z², इसको आप क्या करें, E0 पुट कर दें, E0/1, और ये कितना हो जाएगा -13.6 Z², इसको भी हम क्या कर दें, E0/4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो डेल्टा E क्या है, E2 का वैल्यू कितना, -E0/4 माइनस E0 कितना है, ये 15 eV। तो यहां से आप देख लें, ये E0 -E0/4 = 15 eV। तो ये कितना हो जाएगा, 3E0/4 15 eV। तो आपको मिल जाएगा यहां से E0 कितना है, ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आपको मिला E0। अब आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे -13.6 Z²/1²। तो यहां से आपको 13.6 Z² की जगह हमने क्या पुट किया था,
ई नॉट, इसी वैल्यू को तो आपने ई नॉट पुट किया था, तो यहां से ई नॉट का वैल्यू आपको मिला ना -20, तो ये -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 मींस -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सैंपल। अब सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है कि ये फर्स्ट टाइम एक्साइट किया तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, सेकेंड टाइम एक्साइट करेंगे तो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, राइट। तो हम क्या करें, पहले अगर हम सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लेते हैं तो उसमें से ई हटा दो, वही क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन को 1 से कहां भेजना पड़ेगा, 3 में, तो ये फर्स्ट टाइम एक्साइट हुआ, फिर यहाँ पे भेजा तो सेकंड टाइम एक्साइट हुआ, तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर, E3 माइनस E1 के बराबर, राइट। तो डेल्टा E कितना होगा, यही पहले हम एक्साइटेशन एनर्जी निकाल लें, उसमें से E हटा देंगे तो वो एक्साइटेशन पोटेंशियल होगा, राइट। तो ये कितना होगा, -13.6 Z² अपॉन 3 स्क्वायर माइनस -13.6 Z² अपॉन 1 स्क्वायर, राइट। -13.6 Z² की जगह हम क्या पुट कर दें, E नॉट, जो अभी हमने पहले पुट किया था, तो कितना होगा, -E नॉट अपॉन 9 माइनस -E नॉट अपॉन 1, ठीक है। सो डेल्टा E कितना मिलेगा यहाँ पर, डेल्टा E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस E नॉट अपॉन 9 मीन्स कितना होगा, 8 E नॉट अपॉन 9। अब E नॉट का वैल्यू अभी आपने निकाला है, E नॉट का वैल्यू आपको कितना मिला, 20, तो ये कितना होगा, डेल्टा E कितना है, डेल्टा E मीन्स ये क्या है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, 8 इंटू 20/9 मीन्स 160 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना आपको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी होगा, ठीक है। या फिर सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो जो भी एक्साइटेशन एनर्जी है उसमें से E निकाल दो, तो 160 अपॉन 9 वोल्ट। तो इतना वोल्ट का पोटेंशियल अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं तो उससे जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो क्या होगी, उसकी एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर। कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको कंसिडर बोर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ electron in nth energy level in a hydrogen atom are L, R and V respectively. Then find the value of X if product of V, R and L is directly proportional to n power X. तो V into R into L directly proportional to R power n power X. तो n क्या है यहाँ पे, ऑर्बिट नंबर, यहाँ पे जो गिवन है वो n ऑर्बिट नंबर के लिए गिवन है। तो v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी, r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है केवल उनका वैल्यू प्लेस कीजिए। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू प्लेस कीजिए, रेडियस का वैल्यू प्लेस कीजिए, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू प्लेस कीजिए, उसमें जो भी n है वो निकाल लीजिए, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n, राइट। रेडियस क्या होता है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m v r, ठीक है। तो यहाँ पर z और n है, यहाँ पे n और z है। अब यहाँ पे v और r है, तो इनको भी आपको पुट करना पड़ेगा, तो ये आप n के बारे में बता पाएंगे। तो कितना, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n इंटू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इंटू m v क्या है, 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n इंटू r क्या है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। हमें केवल यहाँ पे क्या देखना है, n पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ये क्या है, z अपॉन n, n यहाँ पे मिला, n स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो ओवरऑल देख लें, यहाँ पर ये n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, तो n पावर 4 ऊपर आ गया, ये n है, ये n है, n स्क्वायर नीचे आ गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, n पावर 2, यानी जो n
पावर x में x है वो क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। क्लियर, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड था, फॉर्मूला बेस्ड था। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, द डिफरेंस इन ऑर्बिटल रेडियस इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस दे रखा है इज 24 टाइम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट रेडियस, सॉरी फर्स्ट बोर रेडियस, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन। तो आपको डिफरेंस बोला है कि जो डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल रेडियस का वो 24 टाइम्स है फर्स्ट बोर रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो आपको बताना है कि वो ट्रांजिशन क्या होगा। तो ऑप्शंस आपको गिवन है, तो आपको गिवन है इनिशियल रेडियस माइनस फाइनल रेडियस, आर इनिशियल माइनस आर फाइनल, तो दोनों का डिफरेंस है क्या है 24 टाइम्स ऑफ ए नोट। ए नोट क्या होता है यहाँ पे बोर रेडियस यानी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। तो यहाँ पे इनिशियल क्या होगा 0.529 एन इनिशियल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 0.529 एन फाइनल स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ ए नोट क्या होगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहाँ पे जब हम बोर रेडियस की बात करते तो एन का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 0.529 से 0.529 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, कितना होगा n1 स्क्वायर माइनस सॉरी n इनिशियल स्क्वायर n फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 24, और n का वैल्यू क्या होगा बिकॉज बोर रेडियस गिवन है यानी फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की बात की तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इनिशियल माइनस फाइनल का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 24 होगा। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा, तो n1 का n इनिशियल कितना रहेगा 5, n फाइनल कितना होगा 1, तो 24 माइनस 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गिवन है आपको कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 लीटर ऑफ H2 गैस एट STP टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का 448 किलो जूल पर मोल। तो आपको 1 लीटर H2 गैस को एक्साइट करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो बताना है। तो जब आपको 1 लीटर H2 गैस को एक्साइट करना है तो आपको गिवन है गैसियस फॉर्म, तो आपको यहाँ पे जो एनर्जी पता है एक्साइटेशन एनर्जी वो किसके लिए पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मींस हाइड्रोजन एटम के लिए। तो पहले जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज है उसको आपको क्या करना पड़ेगा एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होने के में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर कंज्यूम होने वाली है, तो वही क्या होगी बॉन्ड एनर्जी, बिकॉज आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसका बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है, राइट। देन फिर उस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को आपको एक्साइट करना है कहाँ तक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड स्टेट में उसको इलेक्ट्रॉन को भेजना है। तो वहाँ पे कितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो आपको देखना है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना एनर्जी कंज्यूम होगा प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में जितना एनर्जी कंज्यूम होगा दोनों का सम आपसे पूछा गया है, राइट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और आंसर चेक कीजिए। चलिए देखते हैं, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। देखते हैं आपको गिवन है कि 1 लीटर H2 गैस एट STP आपको गिवन है, तो इसका एक्साइटेशन एनर्जी आपको देखना है और वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने में टोटल कितना एनर्जी लगने वाला है वो देखना है। तो हम क्या करें यहाँ पे पहले आपको गिवन है 1 मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी 448 किलो जूल। तो यहाँ पर आपको 1 लीटर गिवन है तो 1 मोल H2 एट STP इसका मीन्स क्या है 22.4 लीटर, राइट। तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है वो किसके लिए 1 मोल के लिए यानी 22.4 लीटर के लिए, तो 22.4 लीटर H2 गैस बॉन्ड एंथैल्पी इज कितना गिवन है 448 किलो जूल, राइट। तो 1 मोल के लिए इतना है यानी 22.4 लीटर के लिए इतना है, तो 1 लीटर के लिए कितना होगा 448 अपॉन 22.4। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20 किलो जूल। तो 1 लीटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपको 20 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब इतना आपको पता चला। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन सेकंड स्टेट में भेजना है। तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट स्टेट से ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में भेजने में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो कैलकुलेट करना है, राइट। हमने एनर्जी निकाला हुआ है कि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल जो दो एनर्जी लेवल है उनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी आपको मिलेगा। बट जो आपने एनर्जी निकाला है वो क्या होता है पर एटम। आपने निकाला है डेल्टा ई निकाला है, हमने कैलकुलेशन किया है, तो जो डेल्टा ई होगा E2 माइनस E1 वो पर एटम आपको मिलेगा। तो पहले यहाँ पे 1 लीटर में कितने एटम है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता है सिंस
22.4 लीटर गैस इक्वल टू Na मॉलिक्यूल। बिकॉज H2 क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, तो 22.4 लीटर गैस में कितना मॉलिक्यूल होगा, Na मॉलिक्यूल। तो 1 लीटर गैस में कितना मॉलिक्यूल होगा, Na अपॉन 22.4 मॉलिक्यूल, राइट। नाउ सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना एटम होता है, 2 एटम, तो Na अपॉन 22.4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना होगा, 2 इंटू Na अपॉन 22.4 मीन्स Na अपॉन 11.2 मॉलिक्यूल। तो अभी आपको यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगे कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में भेजने में कितना एनर्जी लग रहा है वो देख लेंगे। पर एटम आपको एनर्जी मिलेगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जितने एटम होंगे उनको ग्राउंड से सेकंड स्टेट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने में कितना एनर्जी लगने वाला है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में भेजना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू excite electron from 1 to 2, तो डेल्टा E कितना होगा, E2 माइनस E1, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में भेज रहे हैं तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उनके डिफरेंस के बराबर का एनर्जी। तो ये कितना होगा, डेल्टा E इक्वल टू E2 कितना होगा, माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे था, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये जो एनर्जी आपको मिलने वाली है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मिलने वाली है। तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा ई कितना होगा, डेल्टा ई कितना 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। तो यहाँ पे Z कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है, तो Z का वैल्यू क्या होगा 1, 13.6 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन N1 स्क्वायर लोअर एनर्जी लेवल, N1 का वैल्यू क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस N2 का वैल्यू क्या होगा 2 स्क्वायर। तो मिल जाएगा आपको कितना है 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये जो आपको एनर्जी मिली है वो किस में मिली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे भी देख लें कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी माइनस 13.6 eV होता है, सेकंड स्टेट में माइनस 3.4 eV होता है, दोनों का डिफरेंस देंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिला, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे 4Na अपॉन, अच्छा यहाँ पे Na अपॉन 11.2 एटम्स था, 4Na अपॉन 11.2 एटम्स। एक एटम के लिए इतना एनर्जी लग रहा है, तो इतने एटम के लिए कितना रहेगा 10.2 इंटू Na अपॉन 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा 10.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 11.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। यहाँ पे जितने भी एटम्स है उन सबको कन्वर्ट करने के लिए ये जूल में एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। जितने भी एटम है सबके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए इतना एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा जूल में। किलो में कन्वर्ट करना है तो 10.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 11.2 इंटू 1000, राइट। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा लगभग 87.74 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे मिलेगा, क्लियर। तो 87.74 किलो जूल एनर्जी तो आपको किसके लिए रिक्वायर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ था, कितना एनर्जी लगा था 20 किलो जूल। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड will be equal to 87.74 plus 20 means 107.74 किलो जूल। तो इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजने में प्लस
मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में दोनों का मिला के टोटल इतना एनर्जी वहां पर कंज्यूम हो रहा होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिवन है आपको 1.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड टू रेडिएशन, 27% of atom goes to third energy level, 16% of second energy level and rest are in ground state. Then calculate total energy emitted when all electron come back to ground state. तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को फर्दर रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। होपफुली आपने शायद वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलिए देख लेते हैं। आपको गिवन है 1.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसमें से 27% ऑफ एटम कहाँ पे चले गए? थर्ड एनर्जी लेवल में। रेस्ट 16% कहाँ पर है? यहाँ पे सेकंड एनर्जी लेवल में। और बाकी कहाँ पर है? ग्राउंड स्टेट में। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो एनर्जी का एमिशन होगा। तो जो ग्राउंड स्टेट में उसका तो हमें कोई काम नहीं है, वो तो ग्राउंड स्टेट में, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। हमें किन एटम की बात करनी है? जिनमें इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेट में है और थर्ड स्टेट में। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने एटम सेकंड स्टेट में और थर्ड स्टेट में, तभी तो आप एनर्जी का कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है एक एटम में जो एनर्जी निकलती है वो कितना होता है? दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जितने एटम होंगे उतने एटम के लिए आपको एनर्जी का कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर? तो पहले यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो गिवन है 1.8 ग्राम हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में तो मोल्स कितना होगा? 1.8 अपॉन 1 मोल। कितना मोल है? तो एक मोल में कितना एटम होगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.8 इंटू Na। तो इतने एटम्स तो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब बोला है कि 27% एटम कहाँ पर है? थर्ड स्टेट में। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन थर्ड स्टेट वो कितना होगा? 1.8 Na का कितना परसेंट होगा? 27%। एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेकेंड स्टेट वो कितना होगा? 1.8 Na का 16%, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट में उससे तो हमें कोई काम नहीं, क्योंकि वो कहीं माइग्रेट नहीं हो रहा, वो तो वहाँ का वहाँ ही रखा होगा। तो जो सेकंड और थर्ड से आ रहे होंगे उसकी वजह से ही आपको एनर्जी का यहाँ पे एमिशन मिल रहा होगा, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो कुछ एनर्जी का एमिशन होगा, राइट। तो एक एटम से कितना एनर्जी का एमिशन हो रहा है वो देख लें। तो इतने एटम से कितने का एनर्जी का एमिशन होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सेकंड से 1 में आएगा तो कितने एनर्जी का एमिशन होगा वो चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे आप इसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक एटम से जितना एनर्जी होगा उसको इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना एनर्जी का एमिशन होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पर 3 से 1 के लिए। तो डेल्टा ई क्या होगा यहाँ पर? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आएगा तो एनर्जी का एमिशन होगा। ये एनर्जी का एमिशन क्या होगा? इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर यहाँ पे एनर्जी का एमिशन होगा। तो डेल्टा ई क्या होगा? E3 माइनस E1। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट में एनर्जी कितना होगा? -13.6 Z² अपॉन N3² माइनस -13.6 Z² अपॉन N1²। तो N3 क्या है? 3, N1 क्या है? 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा? 13.6। Z क्या है? यहाँ पे 1 है, 13.6 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन N1²। ये माइनस उधर जाएगा 1 अपॉन 3²। तो कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू कितना? 8/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक एटम से इतना एनर्जी का एमिशन हो रहा होगा। क्लियर है? अब एक एटम से इतने का हो रहा है तो टोटल कितने एटम्स है हमारे पास यहाँ पे? 1.8 इंटू Na इंटू 27%। तो यहाँ पर एक एटम से इतना है तो टोटल एमिशन ऑफ एनर्जी when electron migrate from 3 to 1, तो एक एटम के लिए इतना है 13.6 इंटू 8/9 इंटू इतने एटम से तो कितना हो जाएगा? 1.8 इंटू Na इंटू 0.27।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी का एमिशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 27% ऑफ एटम की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो ये तो आपको मिल गया कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में माइग्रेट कर रहा है, सॉरी 3 से 1 में। अब यहाँ पे ले लें व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू come back to ground state from 2 to 1। तो जब 2 से 1 में आएगा तो इन दोनों के बीच का जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी निकल रहा होगा। तो डेल्टा ई कितना होगा, E2 माइनस E1। E2 कितना है माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 13.6 Z स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई आपको मिल जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमने पहले भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये तो एक एटम के लिए मिला। अब यहाँ पे कितने परसेंट एटम थे, 16% एटम थे। तो यहाँ पे टोटल एमिशन ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फ्रॉम 2 to 1, तो टोटल कितना एमिशन हो रहा होगा, 10.2 इंटू 1.8 इंटू Na इंटू 16% इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर जब 3 से बनाया तो टोटल इतने एटम थे तो इतना एनर्जी का एमिशन हुआ। जब 2 से बनाएगा तो टोटल इतने एटम थे तो इतने एनर्जी का एमिशन होगा। तो वहाँ पे एनर्जी का कितना एमिशन हुआ और यहाँ पे कितना एमिशन हुआ, दोनों का एडिशन कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। So total emission of energy in both case, तो कितना है, कितना था वहां पे 13.6 इंटू 8/9 इंटू 1.8 इंटू Na इंटू कितना परसेंट था 27%, 0.27 प्लस 13.6 इंटू 1.8 इंटू Na इंटू 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों का एडिशन कीजिए और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, जूल में कन्वर्ट कीजिएगा। तो कितना आ रहा है ये 0.3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है 13.6 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है Na 13.6 इंटू Na, तो 8 इंटू 1.8 इंटू 0.3 प्लस सॉरी 1.8 भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है इंटू 1.8, तो 8 इंटू 0.3 प्लस 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए 13.6 Na इंटू 1.8 इंटू कितना है 0.24 एंड 0.16 कितना हो गया 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये एनर्जी आपको किस में मिल जाएगी, जूल में। इतना एनर्जी का यहाँ पर एमिशन हो रहा होगा, राइट। कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स मिल जाएगा आपको 848 इंटू 10⁻³ जूल या 848 किलो जूल के बराबर का एमिशन यहाँ पर हो रहा होगा। क्लियर। तो होपफुली आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो इन क्वेश्चंस को आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और जो भी होमवर्क में आपको क्वेश्चन गिवन उनको ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।